अतीक अहमद की आपने बहुत सारी कहानी देखी होगी, अब भी देख रहे हैं। और इस बीच नरोदा ग्राम वाली जो कहानी है दंगे वाली, वो भी सामने आ गई। लेकिन आपको इन सब के बारे में बताऊं उससे पहले एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। क्या आपको पता है कि इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को किस प्रकार से बदनाम किया गया? अगर आपको याद दिलाऊं तो सोनिया गांधी का एक पुराना बयान 2007 का आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। और जानते हैं, यही वो नैरेटिव है जिसे राहुल गांधी भी बुनते रहे, तब भी बुनते रहे, आज भी बुन रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। गुजरात में दंगा किया, मुजफ्फरनगर में दंगा किया, जहां भी ले जाते हैं लड़ाई कराने की कोशिश। अब आपको मैं एक सीढ़ी ऊपर लेकर चलता हूं। आपको भले ही इस बात का अंदाजा हो या ना हो, लेकिन इस दुनिया के जो इस समय स्वघोषित तथा कथित सबसे बड़े ईमानदार हैं, मतलब ईमानदारी की जिसने ठेकेदारी ले रखी है, उसने भ्रष्टाचार का तो लबादा ओढ़ा ही था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन का था, उसने इससे भी बड़ी लकीर खींचते हुए सांप्रदायिकता का लबादा ओढ़ लिया। और आप सुन लीजिए उनके इस बयान को। आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूं। और अब आप इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए अतीक अहमद तक पहुंचिए। जो मैंने अभी शुरू किया, सांप्रदायिकता की कहानी, जो सोनिया गांधी से शुरू होकर के राहुल गांधी, केजरीवाल और फिर अतीक अहमद इसी सांप्रदायिकता की आड़ में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बन गया। सुन लीजिए आप। जो मामले हुए हैं वो ये है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी तगड़ी कबड्डी बोल दिया और इलाहाबाद में इनको 5-5 दफे पछाड़ा। देख रहे हैं ना, यही वो सांप्रदायिकता का चश्मा है। और इसी की वजह से, इसी की आड़ में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सबने इसका साथ दिया, समर्थन दिया। और ये भी दम ठोक कर कहने लगा कि द्वेष की वजह से ये सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुन लीजिए। फूलपुर की पार्लियामेंट से चुनाव जीत गए तो ये चुपता है ना कि भाई ये उनको खलता है, इसलिए मुकदमे लगाए जाते हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि जिस अतीक के लिए कांग्रेस का पूर्व नेता, कांग्रेस का पूर्व जो पार्षद का उम्मीदवार है, उसने भारत रत्न की मांग कर डाली। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। इसी अतीक की शान में कांग्रेस का जो एक सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी कसीदे पढ़ते हुए नजर आया। और याद रखिए, जो ये कांग्रेसी प्रतिक्रिया है ना, जो कांग्रेसी स्टाइल आपको दिखा रहा हूं, उसी का असर है कि आज पटना में खुलेआम अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाए गए, उसके लिए अमर शहीद होने की बात कही गई। सुन लीजिए। शहीद अतीक अहमद अमर है, शहीद हुआ वो। और जानते हैं दोस्तों, जब बात सांप्रदायिकता की हो रही है, उसी चश्मे को तो आपको दिखा रहा हूं ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो आपको एक कांग्रेस की कलाकारी दिखाता हूं। बड़ी जबरदस्त और महीन कलाकारी है, आप सिर्फ समझिए। 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। नेहरू ने ही स्वीकृति दी थी क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन इसका दोष किस पर मढ़ा गया? इसका दोष मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पर थोप दिया गया। इसके बाद भयानक दंगे हुए, आप याद कीजिए, आज़ादी के समय में। लेकिन कोई जांच कमेटी बनी नहीं बनी, किसी को सजा हुई, किसी को नहीं। इसके बाद आप आगे बढ़िए, बहुत सारे दंगे हुए, मैं बड़ी बड़ी बात कह रहा हूं। 1984 में सिख दंगा हुआ। खुद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका जस्टिफिकेशन दिया था, याद है ना, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या आज तक इसमें किसी भी दोषी की सजा हुई, कोई कार्रवाई हुई? क्या आपको पता है? यही नहीं दोस्तों, 1989-90 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन की त्रासदी देखने को मिली।
लेकिन कोई सुनवाई हुई, कोई जांच कमेटी गठित हुई, लेकिन आगे बढ़िए। इसके बाद फरवरी 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में जो 59 हिंदू तीर्थयात्री थे उनको जिंदा जलाकर मार डाला गया। लेकिन क्या कभी भी आपने ये देखा कि इस देश के लेफ्ट लिबरल गैंग ने इसकी चर्चा तक की? कहीं बात उठाई इसकी? कहीं नहीं उठाई। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गोधरा कांड के बाद जो गुजरात में दंगे हुए, प्रतिक्रिया स्वरूप ये दंगे हुए थे, और इस मामले में आप दुनिया की कोई भी जांच करवा लें, ये लेफ्ट लिबरल गैंग आपको तब तक भूलने नहीं देगा जब तक आप मोदी को सूली पर टांग नहीं देंगे। और यही नैरेटिव है दोस्तों, ये भूलने नहीं देगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये आज की कहानी नहीं है। ये जो नरोदा वाला कांड है ना, इसी के एवज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है। हमें तो बचपन से पढ़ा कर ये घुट्टी पिलाई गई ना कि इंदिरा गांधी ने जो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द जो जोड़ा था, वो तो आदर्शवाद स्थापित करने के लिए डाला था। यही तो आपने पढ़ा होगा ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म के जरिए भेदभाव करने की रणनीति थी। और आप याद रखिए बड़े ध्यान से दोस्तों कि 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई थी, उस समय इस सेक्युलरिज्म की आड़ में, इस शब्द के सहारे इंदिरा गांधी ने अपने लिए सत्ता में बने रहने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। और इसकी वजह क्या थी आपको पता है? इसकी वजह ये थी कि इंदिरा गांधी को पता था कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। और इस आंदोलन के पीछे कौन था? इस आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। इस आंदोलन के पीछे जनसंघ ने खुलकर समर्थन किया था। और इसे हमेशा के लिए कुंद करने के लिए सेक्युलरिज्म को हथियार बनाकर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक में बदला गया। यानी कांग्रेस जो हर दंगे को राजनीतिक इस्तेमाल करती है, हर दंगे का इस्तेमाल करती है, वो आज भी आरएसएस और भाजपा पर दंगों का नैरेटिव बनाती है। इसीलिए ये बयान सुनना बहुत जरूरी है। और आप सुनिए। कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। और जानते हैं, ऐसे ही आरोपों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में सोनिया गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था। आज सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोलकर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में नरोदा ग्राम के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है और बाद में गोधरा कांड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बरक्स कुछ चीजें देखना जरूरी है जो नैरेटिव के फॉर्म में हम सब के सामने पेश कर दिया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो में उस लेफ्ट लिबरल गैंग की उस रणनीति की चर्चा करूंगा जिसके तहत आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अल्पसंख्यकों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब कुछ नैरेटिव के जैसा किया जाता है, नैरेटिव बनाकर किया जाता है, जिसका अंदाज़ा सामान्य रूप से हम लोगों को हो नहीं पाता है। मैं सबसे पहले आपको दो खबरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दो खबरें 2 दिनों में आई हैं और ये दोनों क्या हैं? एक तो नरोदा गांव नरसंहार मामले में कई लोगों को, आरोपियों को बरी किया गया है, और दूसरा मामला गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। दो खबर, दोनों एक ही जगह से जुड़ी हुई, दोनों एक ही प्रकार की खबरें हैं, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, वो दोनों में से एक को उठाता है और एक को छोड़ देता है।
यही खबरें देखना जरूरी है। तो पहली खबर पे आइए, नरोदा ग्राम की खबर पर। 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर एसआईटी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है, और जो फैसला सुनाया है क्या है आप देखिए। 67 लोगों को 67 एसआईटी की विशेष अदालत ने आरोपों से मुक्त कर दिया। और ये जो एसआईटी का गठन हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था, लेकिन आप ये जान लीजिए दोस्तों कि अदालत का ये फैसला लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लिए नैरेटिव बनाने का हथियार बन गया। और जानते हैं, कांग्रेस ने खुलकर कह दिया, जो लोकतंत्र की बात करती है ना कांग्रेस, उसे लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। इस देश के संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है अगर वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। आप देखिए कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस ने कहा कि ये न्याय नहीं है। वहीं यूपीए के शासनकाल में जो कानून मंत्री रहे कांग्रेस के समय, कपिल सिब्बल, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम रूल ऑफ लॉ पर जश्न मनाएं या उसकी मौत पर मातम। और शरद पवार, उनका भी देख लीजिए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कानून के राज और संविधान की हत्या हो रही है। जबकि याद कीजिए दोस्तों, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी की जांच और उसकी अदालत का फैसला है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने, गुजरात सरकार ने, मोदी जी ने खुद ही बना दिया, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने इतना दबाव डाला, ऐसा माहौल बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और तब फैसला आया, जिस पर लेफ्ट लिबरल गैंग तब सवाल उठाता है जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैसला जाता है। लेकिन 2002 के दंगों के होने के पीछे के जो सबसे बड़े कारण है, गोधरा कांड, उसमें अदालत कुछ दोषियों को सजा देती है, गोधरा कांड की बात बता रहा हूं, और कुछ दोषियों को छोड़ देती है तो मौन हो जाते हैं। मतलब दूसरा पक्ष वाले में यही बात होती है तो हल्ला करते हैं, और जब गोधरा कांड की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। और याद रखिए, गोधरा में A6 कोच में आग लगाने के दोषी अल्पसंख्यकों के 63 व्यक्तियों को गुजरात हाई कोर्ट बरी कर देता है। ध्यान से सुन लीजिए, 63 व्यक्तियों को और 31 को सजा देता है। उसमें भी 11 के मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है। लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग के हलक से कोई आवाज आती है क्या? कुछ सुना आपने? कुछ भी नहीं सुना होगा आपने। और इससे आगे बढ़िए, इसी गोधरा कांड के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। याद रखिए दोस्तों, जब ये नरोदा वाला मामला में फैसला आया है तो गोधरा कांड के 8 आरोपियों को, 8 दोषियों को बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जो लोग नरोदा गांव मामले में आवाज उठा रहे थे, मुंह खोल रहे थे, उनके मुंह में तो दही जम गया है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो। अब इसी मामले में एक और पक्ष को समझने का प्रयास कीजिए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में, गुजरात दंगों की बात बता रहा हूं, एक एसआईटी बनवाकर जांच शुरू की। और इसी एसआईटी ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी तो राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई एसआईटी थी, और जानते हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी सेज मोदीज गुजरात गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व्ड इन 2002 राइट्स। राहुल गांधी वही भाषा बोलते हैं जो कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म को, धर्मों के बीच भेदभाव अपनाने के लिए रणनीति के तहत इंदिरा गांधी ने एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। याद रखिए, ये वही फॉर्मूला है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है, उनको क्लीन चिट दे दी और सेक्युलरिज्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति का भी खुलासा कर दिया। अब क्या खुलासा किया था आपको पता है? बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को दी गई एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ कि सोनिया गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ के बीच 60 गांठ थी। कितनी बड़ी खबर थी, आप समझिए। इनके इस
गुजरात दंगे के तमाम पहलुओं को, लेकिन आज भी कांग्रेस अपने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जरिए गुजरात दंगों का इस्तेमाल नैरेटिव बनाने के लिए करती है। उसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए जब उसके फेवर में चीज़ें होती है तो वो सही बोलता है और जब गलत होती है तो सीधे सवाल खड़ा कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करने के लिए ही जब बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया जाए। और इसीलिए सरकार ने जब बैन किया तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने यानी पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में सच नहीं है, यानी सच वो है जो वो देखते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश पर थोपना चाहते हैं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब 1990 में जो दंगे हुए, मतलब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो ज्यादती हुई उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया तो वो ठीक है। कांग्रेस ने कभी उस पर सवाल उठाया? आप देखिए, यानी एक ही तरह के मामले में जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो कांग्रेस का रवैया बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस देश के सामने सियासतदानों ने एक बहुत ही महीन लकीर खींचने का काम किया है। आपको मैंने पूरा पैटर्न दिखाया 1947 से आज तक का, और ये सांप्रदायिकता का जो झोल है ना, उसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि इस महीन लकीर में इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की गई कि इस देश का बहुसंख्यक हमेशा अपने आप को गुनहगार मानने के लिए विवश रहे। ये वही लकीर है जिसमें हर घटना में एक संप्रदाय को पीड़ित की तरह पेश कर दिया जाता है। जबकि सच्चाई क्या है? होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जिसकी बात करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब इसके दायरे में अल्पसंख्यक आ जाते हैं। और अल्पसंख्यक का मतलब तो आप समझते हैं ना, एक ही संप्रदाय अल्पसंख्यक होता है। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को देखिए, समझिए, और यही कोशिश मैंने आपके सामने करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।